एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है बॉलीवुड एंड अदर्स विद एन एक्स्ट्रा टी फॉर ओटीटी। और जैसा कि आप जानते हैं ये है फिल्म रक्षाबंधन का रिव्यू और उसी के साथ आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर भी जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग से। दिल्ली के चांदनी चौक में है लाला केदारनाथ का पुश्तैनी चाट भंडार जिसके गोलगप्पे बहुत मशहूर हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई गर्भवती महिला ये गोलगप्पे खा ले तो उनके घर में लड़का ही होगा। यानी कि वर्क फ्रंट पर हैं लाला जी के वारे न्यारे। दिक्कत है तो उनकी पर्सनल लाइफ में, जहां उनके बचपन का प्यार सपना उन पे शादी का दबाव बना रही है, क्योंकि उस पे दबाव है उसके पिताजी हरिशंकर का। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि लाला जी ने अपनी मरती हुई मां को वादा किया था कि पहले वो अपनी चारों बहनों की शादी करवाएंगे और वो फिर उसके बाद खुद शादी करेंगे। लेकिन उनकी 3 बहनों के जो आसार हैं उन्हें देखते हुए ये काम आसान नहीं लगता। और यहाँ एंट्री होती है लाला जी की लाइफ में मैरिज अरेंजर शानू शर्मा की, जो लाला केदारनाथ की चारों बहनों से मिलकर इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उन्हें हर बहन की शादी में और दहेज में कम से कम 20 लाख रुपए का खर्चा करना होगा, यानी कि टोटल 80 लाख। अब इस सदमे से लाला जूझ ही रहा होता है कि दूसरी तरफ हरिशंकर उन्हें 6 महीने का अल्टीमेटम दे देता है, लेकिन साथ ही सपना के लिए दूसरे लड़के देखना भी शुरू कर देता है। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अब लाला जगरातों में गाना भी शुरू कर देता है। डेडलाइन को पास आता देख लाला केदारनाथ अपनी दुकान को गिरवी रखकर अपनी एक बहन की शादी कर देता है, ताकि उसको लेकर हरिशंकर का हौसला बढ़े। और बाकी की तीनों बहनों की शादी करने के लिए लाला के पास एक ही प्लान है कि वो अपनी एक किडनी बेच देगा। तो क्या लाला वाकई ही अपनी किडनी बेचेगा? उसकी बाकी की 3 बहनों की शादी कब होगी? और क्या सपना उम्र भर लाला का इंतजार करती रहेगी? इन सवालों के जवाब के लिए आपको देखनी पड़ेगी फिल्म। स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स का क्रेडिट दिया गया है हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लन को। इन्हीं के साथ मैं डायरेक्टर आनंद एल राय को भी इंक्लूड करना चाहूंगा और साथ ही कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को भी। फिल्म का जब ट्रेलर आया था तो मुझे उसमें एक बात अटपटी लगी थी और मैं पूरी फिल्म देखने का इंतजार कर रहा था। मुझे ऐसी फीलिंग थी कि मुझे जो चीज ट्रेलर में अटपटी लगी फिल्म में हिमांशु शर्मा उसे एड्रेस जरूर करेंगे। जी हाँ, मैं हिमांशु का नाम यहाँ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनकी जो फिल्मोग्राफी है उससे वो अंदाजा हो जाता है। मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ और ये फिल्म दिल्ली में सेट है। और वो अटपटी बात यह है कि हमारे यहाँ एक बड़े भाई की 4 छोटी बहनें नहीं होती हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो 2 बड़ी बहनों का एक छोटा भाई होता है और उसका एक रीजन है। और जैसा कि आपने फिल्म के ट्रेलर में ही ऑब्जर्व किया होगा, अक्षय कुमार का कैरेक्टर प्रेम लता चाट भंडार चलाता है, जिसकी स्पेशलिटी है कि उनके गोलगप्पे खाने से लड़के होते हैं। तो ज्यादातर इस लड़के की चाहत में 3 बच्चे होते हैं, यानी कि जिनकी पहले 2 लड़कियां हैं वो चाहते हैं कि तीसरा बच्चा लड़का हो जाए। अक्सर ऐसा यहाँ पर होता है। और अगर तीसरी भी लड़की हो जाए तो ज्यादातर लोग आजकल प्रयास बंद कर देते हैं। लेकिन तीसरा बच्चा जो है वो नॉर्मली लड़के की चाहत में ही होता है और इसीलिए जो भाई होता है वो अक्सर 2 बहनों का छोटा भाई होता है। और मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुसार राइटर्स ने मेरे इस इशू को इस फिल्म में एड्रेस कर दिया है। और अब बात करेंगे फिल्म के डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर को राइटर्स के साथ जोड़ने की। फिल्म के स्क्रीन प्ले की डिमांड ही कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर कास्टिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी। तो फिल्म का जो मैसेज है, जो इमोशन है, जो डायरेक्टर आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए जो भी टूल लगेंगे वो डायरेक्टर को यूज करने चाहिए। मैं जिस पॉइंट को एम्फेसाइज करना चाहता हूं उसका मैं आपको इस रिव्यू में सिर्फ एक हिंट ही दे सकता हूं, नहीं तो स्पॉइलर आ जाएगा। मेरा इशारा है चारों बहनों की कास्टिंग को लेकर। यहाँ राइटर्स, डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसी के साथ अब मैं जोड़ूंगा डायलॉग्स को। फिल्म का जो सबसे इम्पोर्टेंट सीन है
वहाँ पर आपको कास्टिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी और वहाँ पर जो डायलॉग आता है वो सोने पे सुहागा है। अगर फिल्म देखने के बाद आपको लगता है कि आप समझ गए मैं किस डायलॉग की बात कर रहा हूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिल्म की शुरुआत में राजश्री प्रोडक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है हिंदी सिनेमा को, उसको एक्नॉलेज किया गया है और ये फिल्म उसी पारंपरिक पारिवारिक हिंदी सिनेमा के खेमे की फिल्म है। इनफैक्ट इस फिल्म का जो इमोशनल कनेक्ट है उसने मुझे 2006 में आई राजश्री की फिल्म विवाह की याद दिला दी। इन दोनों फिल्मों की कहानी का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्ट बन रहा है वो इन दोनों फिल्मों को जोड़ता है। मैं KGF 2 से रिव्यूज कर रहा हूं और मुझे नहीं याद आता कि इससे पहले मैंने हॉल में फैमिली ऑडियंस को देखा हो। KGF 2 से लेकर अब तक हमारे शहर में आज मैंने फैमिलीज को देखा, लेडीज को देखा, बच्चों को देखा। और फिल्म के जिस पार्ट की मैं बात कर रहा था, जहां पर आपको कास्टिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी और वो जो डायलॉग आता है, वहां मेरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। ऑन लोकेशन शूटिंग ने भी फिल्म में वैल्यू ऐड की है। सिनेमाटोग्राफी के बारे में मैं ज़्यादा कह नहीं सकूंगा। जो मैंने ट्रेलर देखा था वो काफ़ी वाइब्रेंट था, लेकिन मेरे सिनेमा हॉल में फिल्म का प्रोजेक्शन इतना अच्छा नहीं था। हिमेश रेशमिया का म्यूजिक भी अपना काम करता है। भूमि पेडनेकर, नीरज सूद और छोटी सी भूमिका में मन्नू ऋषि ने भी अच्छा काम किया है। लेकिन जिस तरह की ये कहानी है, स्क्रीन प्ले है, ये आउट एंड आउट अक्षय कुमार की फिल्म है। फिल्म की रिलीज डेट भी बहुत अच्छी तरह से चूज की गई है और इसके फेवर में काम करती है। ओवरऑल मेरी तरफ से ये एक मस्ट वॉच है। अगर आप पारिवारिक हिंदी सिनेमा एंजॉय करते हैं, राजश्री टाइप का सिनेमा एंजॉय करते हैं, तो आप इस फिल्म को जरूर लाइक करेंगे। मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार दूंगा, क्योंकि कई जगह पर फिल्म थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल है और थोड़ी क्लिशेड भी है, और शायद आधा स्टार मैं काट रहा हूं रुलाने के लिए।